भारत में कृषि का इतिहास नवपाषाण काल से शुरू होता है। राजस्थान के कालीबंगा में ताम्रयुगीन खेती के अवशेष भी मिले हैं। शुरुआत तो होता है कब? नवपाषाण काल में। क्लियर है? नवपाषाण काल में मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कालीबंगा से ताम्रयुगीन, ध्यान रखिएगा, खेती की पहली शुरुआत जो होती है उसकी साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? ताम्रयुगीन खेती से। कोई दिक्कत, कहीं समस्या? ऋग्वेद में ऋचाओं में खेती संबंधी अनेक गतिविधियों का जिक्र हुआ, यानी कि शुरुआत कहां से हो रहा? नवपाषाण से। नवपाषाण से ले जाके कहां तक लेके आया है जरा समझना। नवपाषाण से उठाया गया है, उठा के ले जाके कालीबंगा हड़प्पा तक ले गया गया, और हड़प्पा के बाद कहां तक लेके आया है? वैदिक युग तक। बताओ कि खेती के लिए, कृषि के लिए इससे बढ़िया एडिटोरियल आपको कहां मिलेगा? पूरा का पूरा इतिहास को खंगाल के रख दिया। अब खेती का कहीं चर्चा होगा तो हम यही एडिटोरियल को डाल देंगे, नंबर नहीं मिलेगा। आयोग से तो नंबर घींच के लाएंगे इस बार। देखते हैं 70वीं में कैसे रिजल्ट नहीं होता। बस आप लोग से पीटी का रिजल्ट दीजिए ना जम के, फिर हम देंगे रिजल्ट मेंस का। आगे चलें। अब देखिए, अब धीरे धीरे राज्य में अकाल पड़ने लगा। जब अकाल पड़ने लगा तो मजबूर होके कौन? राजा जनक। राजा जनक जो थे उन्होंने क्या किया? हल को उठाया, और हल को उठा के कहा गया कि राजा अगर खेत में आएगा तो खेत की पैदावार बढ़ेगी। और जैसे ही राजा जनक ने खेत में हल को चलाया, उसी बीच एक घड़ा मिलता है, और उस घड़ा के अंदर एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो आगे चल के मां सीता का रूप धारण करती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और कहा जाता है जिस वक्त जनक ने हल को उठा के खेत में लगाया था, उसके बाद पैदावार फिर से क्या हो गई? उन्नति हो गई। उसके बाद समय पे बारिश होने लगा, पूरा खेत जो था सुखार था वो लहलहा के ये बताता इतिहास, हम नहीं बता रहे हैं कुछ भी। कोई दिक्कत? राजा जनक को उतार दिया गया खेती में। सोचिए खेती कितनी बड़ी चीज है। द्वापर युग में देखिए, खेती इससे बढ़िया ट्यूटोरियल आपको मिलेगा नहीं, पूरा कृषि के लिए इसको रख लीजिएगा अच्छे से। अब द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का तो चिरूद ही हलधर था, उनका तो काम ही था हलधर, हल ही लेकर चलते थे। एक तो देखने में विशाल वाला धुरूप, और हल ही लेके जहां भी जाते थे हल लेके जाते थे। जहां एक और भाई क्या लेके चलते थे? बांसुरी। सुदर्शन तो मुसीबत में आता था ना, आते ही उसके बाद है कि नहीं, खत्म। समझ में आता? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? किन्हीं को कोई समस्या? अब थोड़ा सा समझते हैं। इसी बीच एक और घटना आपको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखिएगा, सबसे पहले कपास की खेती जो है अपने हिंदुस्तान में हुई थी। खूबसूरत हिंदुस्तान में। अलग बात है सबसे ज्यादा सुजीत सर आप बता रहे हो, ठीक है, चीन में हुई थी, और कपास की पहली खेती हमारे देश में मिली थी। इसीलिए कहा जाता है, एक बार कई बार हम आपको समझाए, हिंडन सभ्यता। हिंडन, हिंडन क्यों इसको बोला जाता था? क्योंकि जो दूसरे देश से आते थे लेने के लिए कपास, तो कपास को कपास ना बोल के क्या बोल देते थे? हिंडन बोल देते थे। इसीलिए कहा जाता है हिंडन सभ्यता भी, जैसे कांस्युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, उसी तरीके से हिंडन सभ्यता भी इसी का नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहिए तो हड़प्पा सभ्यता का नाम। कोई दिक्कत? अब सिंधु घाटी सभ्यता से कपास और धान की खेती की जाती थी। वहां जो साक्ष्य मिला है वो किसका मिला? धान और कपास का। एक प्राचीन भारतीय संस्कृति पुस्तक में कृषि भूमि को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि जो है वो 12 श्रेणियों में रखा गया है। भूमि वर्गा नामक इस पुस्तक का सृजन काल 2500 साल पूर्व माना जाता है, जिसमें कृषि को जो है 12 भागों में बांटा गया है। कृषि जो है उसको 12 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। इस पुस्तक के अनुसार उर्वरा, याद है अभी तुरंत बताए थे ना, अभी जस्ट शेरशाह सूरी वाला अगर दिमाग में आ रहा होगा तो बताए थे। शेरशाह सूरी में क्या बताए थे हम आपको? एक जो थी वो क्या थी? खराब भूमि, दूसरा जो थी मध्यम भूमि, और तीसरा जो है अच्छी भूमि। क्लियर है? अगर थोड़ा सा शेरशाह सूरी से पहले अगर समझाने की कोशिश करें कृषि का सुजीत सर, तो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाकर देखेंगे। उसमें यह नहीं देखा जाता था कि किसके पास कितनी भूमि होती थी, उसमें यह देखा जाता था कितनी भूमि उपजाऊ है कि नहीं, उसके हिसाब से वो टैक्स लेता था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल, हाँ वो भी कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। विद्वानों का मानना है कि 10,000 साल पहले उत्तर के उपजाऊ मैदान से आगे भी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यवस्थित खेती की जाती थी।
पहले से आज से 10,000 साल पहले भी खेती की जाती थी, ऐसा माना जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ऐसे 12 प्राचीन स्थान का पता चला है जहां पे दाल, बाजरा, गेहूं खेती का स्पष्ट प्रमाण मिला है। दक्षिण में जहां पे दाल, बाजरे, गेहूं, इन सब की खेती का स्पष्ट रूप से प्रमाण मिला से 10,000 साल पहले। जब खेती का बता रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है एडिटोरियल, एकदम गहन कर लो, अंदर में डाल दो। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ अन्य विद्वानों का मानना कि भारतीय कृषि प्राचीन इतिहास ईसा के करीब 9,000 साल पहले, यानी आज से करीब 11,000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। हो गया, फिर से मिलकर तय हो गया। यानी जो खेती आज जिस पे डिपेंडेंट हम हैं, जिसकी वजह से बाबूजी यहां पे पटना में पैसा भेजते हैं और हम बीपीएससी का तैयारी करवाते हैं, ये जो खेती की शुरुआत हुई है आज से 11,000 साल पहले। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर? कब? तो नवपाषाण काल। आइए, बहरहाल यह सर्वज्ञात तथ्य है कि खेती के विकास के बाद ही मनुष्य ने बस्तियों की सुनियोजित, सुरक्षित बनावट और बसावट की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया गया, खेती की वजह से ही। पहले हमारे, हल्का से इधर देखिए ना जी, पहले होता क्या था? पहले हम लोग जो थे वो कंदराओं में जीवन जीते थे, गुफाओं में जीते थे, शिकारी प्रवृत्ति वाले थे, आखेटक थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। फिर धीरे 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 हमें ज्ञान होने लगा, 1 से 2 हो गए, पहले जन हुए, फिर जनपद हुए, और फिर महाजनपद हुआ, नाम सुने होंगे। उसके बाद साम्राज्य हुआ। कोई प्रॉब्लम? ये एनसीईआरटी वाली बात आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले लोग क्या कर रहे थे? आखेटक थे, जहां पे जो कंदमूल मिल गया, जो फल हुआ, जो खा लिए, जीव मरा हुआ है जो उठा के मिल गया, खा लिए, पेट भर लिए। धीरे धीरे कृषि का ज्ञान होना शुरू हो गया, लोग क्या करने लगे? कृषि करने लगे। अब कृषि करने लगे तो जंगली जानवर से बचाने के लिए उनके चारों ओर क्या हो गए? निवास रहना शुरू हो गए कि भाई अगर नहीं यहां पे रहेंगे तो क्या करेंगे? जानवर खा जाएंगे। आज भी आप देखते होंगे, आम का सीजन जैसे ही अब आने वाला होगा, दादाजी जाके बाग में बैठ जाएंगे, इसीलिए क्योंकि अगर बाग में नहीं बैठिएगा तो चोर आके तोड़ के चला जाएगा। होता है आज, उसी समय भी यही होता था। उसी की वजह से क्या हुआ? सारे लोग आसपास में खेती करने लगे और आसपास में बैठने लगे, जिसकी वजह से, खेती की वजह से ही आज हमारा जीवन आज इस स्थिति पे आके खड़ा है। यानी खेती सबसे इंपॉर्टेंट है। मस्त लाइनिंग है ना, बात समझ में आ गया? खेती की वजह से हमारा विकास हुआ है, खेती की वजह से इतना दूर तक का हम क्या कर लिए? सफर कर लिए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या हो तो बताइएगा। अब थोड़ा सा समझिए, यह शहरीकरण की दिशा में मानवता का पहला चरण था। अब धीरे धीरे मानव जो है वो क्या हो रहा था? जन हुआ, जन से जनपद हुआ, जनपद से महाजनपद हुआ, महाजनपद से साम्राज्य हुआ, साम्राज्य से धीरे धीरे बढ़ते 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 शहरीकरण हुआ, शहरीकरण से फिर नगरीकरण हुआ। क्लियर है? उसी स्पीड में क्या हो रहा? दौड़ते जा रहा हमारा। चले, अब धीरे धीरे बस्तियां राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्तियों में केंद्रित हो गई। अब जो बस्तियां, जब निवास लोग रहना शुरू कर दिए, तब इनका सेंटर पॉइंट क्या हुआ? कैसे इसकी राजनीति हो, कैसे इसका समाज का परिवर्तन हो, कैसे इसकी धार्मिक स्थिति को सुधार किया जाए। क्योंकि जब इंसान समाज में रहना शुरू करता है ना, तो जीवन के चारों क्षेत्र पे ध्यान दिया जाता है। कैसी उसकी राजनीतिक है, आर्थिक कैसी है, सामाजिक कैसी है, धर्म कैसा है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इन्हीं सब को लेके इंसान क्या करता? समाज में जीता है, और इसी सब को सुदृढ़ करने के लिए जीवन पर्यंत अपने कर्म को करते जाता है। क्लियर है? उसी तरीके से यहां भी चल रहा है। कुछ दशक पहले तक जब इंसान श्रम पर मशीन की दक्षता हावी नहीं हुई थी, गांव आधुनिक विकास की हद तक वंचित रहने के बावजूद समाज में उन्नति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कितनी अच्छी लाइनिंग है। कुछ दशक पहले तक, कुछ दशक पहले, जहां तक ले जाना ले जाओ, कुछ दशक पहले तक जब मनुष्य के ऊपर मशीन हावी नहीं हुआ था, यंत्र हावी नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी हावी नहीं हुआ था, तब तक जीवन जो था वो क्या था? आसान था। आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, शहरीकरण नहीं हुआ था, तब भी हमारा जीवन उन्नत था। बताओ, लाइनिंग का खेल देखो, कितनी खतरनाक लाइनिंग है। तब भी हमारा जीवन जो है वो क्या था? उन्नत था। लेकिन आज के डेट में देख लो, जितना विकास होते जा रहा है उतना ही विनाश के दलदल में हम फंसते जाते जा रहे हैं। पॉइंट जा रहा दिमाग में ना? पक्का जा रहा ना सबके दिमाग में? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन लिख के लाके देना होगा। चलिए,
पिछले कुछ दशकों में शहरीकरण ने गांव को सबसे कीमती संपत्ति छीनना शुरू कर दिया, और यह संपत्ति जो है कृषि भूमि। गांव की जो सबसे कीमती संपत्ति होती है ना, वहां की भूमि होती है। आज भी इंसान का ड्रीम्स होता है, चाहे वो शहर में रहे या गांव में, छोटे से काम भी इंसान क्यों ना करे, जमीन। आज भी किसी चीज का कीमत बढ़े या ना बढ़े, आसमान इतना, जमीन अगर किसी का बढ़ रहा कीमत तो वो है जमीन, चाहे गांव में हो या शहर में। अब गांव में भी गया जमाना जो सस्ता मिलने वाला, गांव की जमीन में भी आग लग रही है। वजह, जमीन लिमिटेड है कि नहीं, और जनसंख्या जो है वो क्या है, बढ़ते जा रहा। 2% तो भूभाग है, पूरी दुनिया का 2% तो सिर्फ भूभाग पे हम लोग क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और पूरी दुनिया का 17% पॉपुलेशन जो है इंडिया में निवास कर रही है। 2% स्थल है और 17% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का, और तब भी 2 वक्त का भोजन का जुगाड़ हो रहा है। ये बड़ा रहम है ऊपर वाले का, हिंदुस्तान के ऊपर तो रहम है ना। ये पॉइंट पता चल रहा है ना, क्लियर है। बेशकीमती चीज छीनी जा रही है, इसीलिए दुनिया भर में शहरी आबादी निकटवर्ती गांवों की ओर बढ़ते जा रही है। अब शहरी आबादी जो है वो क्या हो रही है, गांव की तरफ। अब पटना में जमीन मिलेगा, पटना सिटी में जाकर देख लीजिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। फतुहा में चले जाइए, नहीं मिलेगा। अब आप धीरे धीरे कहां पे, बख्तियारपुर चल जाइए, वहीं अब मिल सकता है। अब यहां पूरा फूल हो चुका है। अब यहां वही इंसान बेचेगा जमीन, या तो यहां से छोड़ के जा रहा है, या कोई ऐसी तबाही घर में आ गई हो, परेशानी आ गई हो, मजबूरी है बेचना, वही बेचेगा। शौक से कोई नहीं बेच सकता है, कोई बेचने वाला शौक से। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 3 दशक में कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित करके उसे नवनिर्माण कराए जाने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी। पिछले 3 दशक में, 30 साल में जो कृषि भूमि थी वो क्या है, आवासीय भूमि में कन्वर्ट हो गई। भोजन कहां से मिलेगा? हर कोई अगर घर ही बनाना शुरू कर दे, हर किसी का ड्रीम्स अगर घर ही हो जाए, तो फिर भोजन कहां से मिलेगा? किसी जमाने में यहां खेती हुआ करता था, जमीन तो बंजर हो गई, जाके देख लो। सड़क बन गई, जमीन बंजर हो गई, नीचे तो कोई काम का ही नहीं रहा जमीन। और इसी तरीके से कंपनियां आते जा रही हैं, इसी तरीके से दिन प्रतिदिन, हर साल दर साल जो है न जाने कितने लाख घर बनते जा रहे हैं, जमीन घटती जा रही है। अगर जमीन घटती जाएगी तो क्या भोजन भी तो घटेगा? अकाल पड़ेगा, महामारी आएगा, विनाश होगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे। अभी तो जानवर को मार रहे हैं, जानवर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा 10 साल में। तब इंसान इंसान को मारेगा, देखिएगा अकेले है, एक काम को मार दो, इसी को पका के खा जाएंगे, खा जाएगा। चाइना में शुरू हो गया, इंडिया में शुरुआत की जरूरत है। बड़े बड़े होटल में चले जाइए, वहां भी क्या कटा हुआ मिलता है इंसान का ही शरीर। चले आगे, अब थोड़ा सा समझते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1993, ध्यान से पॉइंट समझिएगा, सरकारी आंकड़ा यह बताता कि 1993 से 2000 के बीच 3,856 हेक्टेयर कृषि भूमि परिवर्तित करके उसे निर्माण कार्य में किया गया। अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 4000 हेक्टेयर भूमि जो कृषि के लिए उपजाऊ था, उसको आवासीय में कन्वर्ट कर दिया। कहां से भोजन लाएं? अमेरिका से कर्ज लें, जापान से, समुद्र से निकालें, या आसमान से? ये सब लाइनिंग देखने का है, समझने का। इधर देखो पूजा, बात समझ में आ रहा है ना? कहां से लाया जाएगा भोजन? इसके लिए आज के डेट में क्या है, एक चिंता का विषय बन चुका है। केवल उस जमीन के आंकड़ा है जिन्हें कृषि के अलावा अन्य कामों के उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया है। यह तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो सामने सिर्फ कृषि के अलावा दूसरे के लिए किया गया है। बाकी कई ऐसा है डाटा जो क्या है, आज भी सामने नहीं आया सरकारी आंकड़ों में। वो तो न जाने कितने हजार का होगा। ये तो आवासीय वाला ना बता रहे हैं, लेकिन कई ऐसा जमीन रहा होगा, उसको आपने क्या कर दिया, उसको उठा के उसके अंदर जो है गाड़ी खड़ा स्टैंड बना दिया। वो तो आवास नहीं कहलाएगा ना, स्टैंड आवास में कन्वर्ट कर दिया। अब वहां तो गाड़ी रहती है, गाड़ी पार्किंग लगी होती है। जो पार्किंग लगा हुआ, किसी जमाने में खेती वहां होता होगा। आपने गाड़ी खरीदा, पहले प्रदूषण किया, अभी प्रदूषण में बताने वाले हैं आप ही को साइंस में। पहले आपने प्रदूषण किया,
और प्रदूषण करने के बाद अब जब गाड़ी खरीदा तो उसी गाड़ी को आपने क्या किया, जमीन को बंजर बना दिया, क्योंकि जमीन गाड़ी लगाने के लिए भी क्या चाहिए, स्टैंड चाहिए। सोचिए क्या स्थिति है। सारा नुकसान आप ही को है, प्रॉफिट सिर्फ कंपनी को है। गाड़ी भी तुम खरीद रहे हो, पेट्रोल भी तुम ही लगा रहे हो, प्रदूषण भी तुम ही फैला रहे हो, जमीन बंजर भी तुम ही कर रहे हो, तो फायदा क्या है? इतनी सी फायदा के लिए इतना सारा नुकसान। चलिए खैर आते आगे चलते हैं। 1988 से लेकर 2010 के बीच शहरी और उप शहरी क्षेत्र में बसे या बढ़े हैं, उनमें 60% निर्माण जो है कृषि भूमि पे हुआ था। अगर देखा जाए 1988 से लेकर 2010 तक, इसके बीच में अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 60% जो निवास लोग आगे शहर की तरफ बढ़े हैं वो सारा का सारा कृषि भूमि था। किसी जमाने में आवास में कन्वर्ट हो गया, गांव शहर में। अब आप सोच लो भोजन मिलेगा कहां से, जरा सोचो। फ्रांस, पुर्तगाल, रोमानिया, इथोपिया, नाइजीरिया, माली के विभिन्न शहरों में नीतियंताओं ने कृषि भूमि और गैर कृषि उपयोगों पर चिंता प्रकट की है। अब पूरी दुनिया जो है, अब धीरे धीरे फ्रांस, यूरोप है कि नहीं, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब देश जो है अब अपने ऊपर सोचना शुरू कर दे कि इस तरीके से अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो फिर भोजन के लिए हम तो दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक टाइमिंग ऐसा आएगा कि घर सबके पास हो जाएगा लेकिन भोजन किसी के पास नहीं होगा, फिर घर टूटना शुरू होगा। आपको ऐसा नहीं लगता क्या, फील नहीं हो रहा क्या भाई? 2% भूभाग है पूरी दुनिया का जिसपे आप निवास कर रहे हैं, 17% पॉपुलेशन। क्या आपको कभी दिल ऐसा एहसास नहीं कर रहा है वो वक्त दूर नहीं है सुजीत सर, दुनिया गोल है, जहां से चली है दुनिया फिर वही खड़ी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे जमीन टूटना शुरू हो जाएगा, लोग शौक से तोड़ देंगे भोजन। बताइए आप घर में सुख से चैन से आराम से रह रहे हैं और आपको भोजन नहीं मिले, क्या कीजिएगा? किस काम का घर है, किस काम का आराम है, किस काम का ये शानो शौकत है, जब आपके पास में 2 वक्त का भोजन ही नहीं है? कहां से भोजन मिलेगा? भोजन खरीदने के लिए घर बेचना पड़ेगा तुमको, और घर इंसान तोड़ के जेसीबी से उसको क्या किया जाएगा, खेती का बना जाएगा। आज बोल दिया, रिकॉर्ड कर लो, कल देखना होगा। और ये ज्यादा घटना, ज्यादा दिन का घटना नहीं है, 40 से 50 साल में होना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू कर देगा सर, वो जिस स्पीड से बढ़ते जा रही है आंकड़ा। कृषि भूमि आवासीय भूमि में जिस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ वर्षों पहले कहा गया था कि अपनी आबादी का पेट भरने के लिए भारत को सन 2025 तक 30 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। 30 करोड़ टन 2025 यानी अगले साल। अगर 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन भारत नहीं करेगा तो 140 करोड़ के थाली में भोजन नहीं परोस सकता। लर्निंग पकड़ में आ रहा है, जा रहा दिमाग में? 140 करोड़ के थाली में भोजन नहीं मिलने वाला है। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ये सब काम करेगा ही। आज चोरी चमारी डकैती गंदे गंदे सब काम किसके लिए हो रहा? भोजन के लिए हो रहा। कोई ऐसा घटना बताइए जो कुकर्म हो रहा है वो भोजन के लिए नहीं हो रहा, मजे के लिए हो रहा, शौक के लिए हो रहा, सब भोजन के लिए हो रहा। 10,000 का मोबाइल आपसे छीन लिया, 2,000 में बेच दिया, 2,000 का जाकर राशन पानी लाके घर में खाता। जरा काजल दिमाग में, पक्का ना बाबू? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं सन 2005 और 6 में जहां भारत की कृषि वृद्धि दर 5.8% थी, 5.8% जो है वो क्या थी? कृषि दर थी। अब वही चीज देखिए 2010 में यह घटकर 0.4% हो गई। अंदाजा देख लीजिए आंकड़ा कहां भाग चुका है। यह आंकड़ा बता रहा है, बाकी अंदर का झोल तो कुछ और होगा जो आपका दिल दहला देगा। अब आगे देखिए 2014-15 में तो नकारात्मक यानी -0.2 हो गई। प्लस माइनस में जीरो से भी बदतर स्थिति चला गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर आबादी अनुपात में कृषि वृद्धि दर नहीं बढ़ती है तो कृषि के ऊपर भूमि का रूपांतरण अन्य कामों में होता रहा तो ऐसे में देश 1970 के दशक के पूर्व उसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जब हमें खाद्यान्न आयात करना पड़ता था 1970 में। वो तो शुक्र हो स्वामीनाथन, उन्होंने क्या लाया था? हरित क्रांति लाया था और देश की इज्जत को बचा लिया था, गरीबों के
थाल में भोजन दे दिया। एम स्वामीनाथन नाम सुने होंगे ना, इनको इस बार मिल रहा है भारत रत्न एग्जैक्ट सुपर, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ में लालकृष्ण आडवाणी जी को भी। थोड़ा सा यहीं भी चर्चा हो जाए, मजा आ जाए। और फिर से बता रहा है इतिहास कि 1970 वाली हालात आ जाएगी, भोजन मिलेगा नहीं किसी को, सब तरस जाइएगा, तरफ जाइएगा भोजन के लिए, रहेगा नहीं, पैसा खर्च करने के बाद भी भोजन नहीं मिलेगा तुमको, रहो महल में। चले आगे, अब देखते हैं। मैं अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रख सकता हूं, स्थिर मूल्य को भारत के खाद्यान्न में बढ़ सकता है। हम गेहूं, चावल, दाल, गन्ना और कपास जैसी फसलों के उत्पादन में दुनिया में विशिष्ट स्थान रखते हैं, लेकिन हमें यह तथ्य की ओर ध्यान देना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घट रहा है। यह सही बात है, कुछ फसल में हम दुनिया के टॉप में खड़े हैं, तो दुनिया में के टॉप में खड़े हो तो दुनिया का टॉप पॉपुलेशन भी लेके तो खड़े हो। पहले अपना पेट भरेगा तब ना दूसरे को दोगे। मेरी पॉइंट को समझ, गलत नहीं समझिएगा, निगेटिव मत समझिएगा, रियलिटी बताते, समझने वाली बात है। अरे कर्ज तब ना आप दोगे जब आपके पास परिपूर्ण पैसा होगा, दान तब ना करोगे जब आपके पास पैसा, आप तो खुद ही भिखारी हो, अपना परिवार तो चल नहीं रहा, दान क्या करोगे। सेम कहानी यही कहा गया है इस एडिटोरियल में। और लास्ट में अगर देखा जाए, एक बड़ी अच्छी है, सकल उत्पाद कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घटते जा रहा है। 1950 के दशक में 50% था, 50%, ध्यान से समझिएगा, सकल घरेलू उत्पाद कृषि क्षेत्र में योगदान 50% था, लेकिन 2015 और 16 में फिसल कर कहां पहुंच चुका है, 15%। लो योगदान 15, 50 से 15 में पहुंच गए हैं। मेरी बात जा रही है दिमाग के अंदर। 70 साल में तो मैंने क्या गलत बोला कि 50 के बाद जीरो में पहुंच जाएंगे हम। मैं भी तो नहीं बोला, 50 साल के बाद स्थिति बद से बदतर होने वाली है, और आप लोग को देख के जाना होगा धरती से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लास्ट में एक चीज और देख लें, तकनीक, औद्योगिक निर्माण जैसे क्षेत्रों में निरंतर बढ़ता हुआ योगदान भी एक प्रमुख कारण है। भारत आज कृषि प्रधान देश है, कृषि पर देश की उम्मीद टिकी हुई है। इन उम्मीदों को बचाने के लिए अन्नदाता की जमीन और अन्य हितों की संरक्षण की दिशा में जिम्मेदार एजेंसियां जो है लगातार सही तरीके से प्रयास करें, तभी संभव है, वरना जिंदगी भर उद्योग को बढ़ाते जाओ, टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाओ, अगर अन्नदाता पे ध्यान नहीं दोगे तो वो दिन दूर नहीं है, सब कुछ कर लो उसके बाद भी बर्बाद हो जाओगे। इसका लाइनिंग, यहां पे लास्ट लाइनिंग छोड़ने वक्त एक चीज आपको समझा देते हैं। ये वही बात हुआ कि हम पैसा तो खूब कमा लिए, खूब सारा पैसा, दुनिया भर पैसा, ऐशो आराम सब कुछ कमा लिए, लेकिन हमने हेल्थ खो दिया। तो ऐसा पैसा कमा के हम क्या कर लिए? पॉइंट समझे जोड़ने का? अगर आप हेल्थ ही खो दिए तो इसका मतलब ऐसे पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा पैसा भी रह के कोई काम का नहीं होगा। उसी तरीके से हम खूब प्रगति कर लें, खूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, अगर अन्नदाता हमारा खुश नहीं है, अन्नदाता के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाला दृश्य जो है, आने वाला समय जो है, वो बहुत बड़ा भयावह होगा। तो आज का एडिटोरियल यही था। हमारी कोशिश होती है कि जब भी हम एडिटोरियल आपको पढ़ाएं तो उसको राजनीतिक से, आर्थिक से, सामाजिक से, सांस्कृतिक से और धर्म से जोड़ के आपको समझा सके। आज का एडिटोरियल भी यही चीज था, ठीक है ना? कुछ भी करने का है, एडिटोरियल जरूर पढ़ने का है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। भारतीय कृषि या भारतीय किसान लिखिए, कृषि नहीं लिखिए, भारतीय किसान भारतीय किसान आए दिन, भारतीय किसान आए दिन आत्महत्या, भारतीय किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कारकों की समीक्षा करें। हां, इसके पीछे जिम्मेदार जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेदार। और जब भी जिम्मेदार की बात हो रही है तो एक कारण नहीं होगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, 300 शब्दों में लिखिए, 300 शब्दों में। एकदम आसान क्वेश्चन है। हां, 300 शब्दों में जिम्मेदार कारकों की समीक्षा करें या चर्चा करें। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलें, आज का यहीं पे समापन करते हैं, मिलते हैं कल फिर से।
कोई दिक्कत, कोई समस्या क्या लगी? चले हार पना सर पहले इंसान। ठीक, निकल जाइए।